बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत नहीं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे मालूम किया जाता है। अभी तक आपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनमें हम किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करते आ रहे हैं। आज अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करना है तो वो कैसे मालूम किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जिस हम मेथड को इस्तेमाल करेंगे, डैट मेथड इज़ कॉल्ड UV मेथड, आल्सो कॉल्ड मोडी मेथड, आल्सो कॉल्ड मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड लास्टली आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लायर मेथड। ये एक ही मेथड के नाम हैं। इसके अलावा एक और मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन मेथड। ठीक है, तो उसको तो फ़िलहाल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल मोडी मेथड को यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि मोडी मेथड क्या है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके स्टेप्स क्या है। नहीं जी, मोडी मेथड को बताने से पहले मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा पेपर में वो आपको इस तरह गिवन होगा। आपको क्वेश्चन लिख के दिया होगा, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्टिंग विद द इनिशियल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय वैम। वैम मीन वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, आपने दी हुई ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसको इसका सोल्यूशन मालूम करना है और स्टार्ट करना है इसके इनिशियल सोल्यूशन से, और इनिशियल सोल्यूशन किससे निकालना है, वैम से, यानी वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। आप जानते हैं कि आपने इससे पहले 3 तरह के मेथड पढ़े हैं। एक आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था जी मेथड ऑफ लीस्ट कॉस्ट या लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा था वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये जो तीनों मेथड हैं ये एक्चुअली किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करना हो तो फिर आप इनको नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम इसका इनिशियल सोल्यूशन मालूम करेंगे, वन ऑफ एनी 3, कोई भी 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो कंडीशन लगा दे कि आपने, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन है कि आपने वैम से वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है, तो फिर आपको उसी से मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने ये जो चीज़ देखनी है वो ये है कि आप गौर करें कि क्या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो फिर सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे, और बैलेंस कैसे करना है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन यहाँ पर तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है मेरे पास ये बैलेंस्ड है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर इसको बैलेंस करने पर लगेंगे तो वो अच्छा खासा लेंथी हो जाता है। ठीक है ना, वो खैर 1-2 कॉलम इसमें आपने एक आधा कॉलम इसमें बढ़ाना होता है। मैंने लिखा है एज हेयर टोटल डिमांड इक्वल है टोटल सप्लाई के, सो गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज़ बैलेंस्ड। तो आप देख रहे हैं टोटल सप्लाई भी आपको 15 यूनिट की है, टोटल डिमांड यहाँ पर कर लें 4 4 8 8 3 11 4 15, वो भी 15 यूनिट की है। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हो गया बैलेंस्ड। आगे मैंने लिखा है नेक्स्ट वी फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं बाय यूजिंग वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स। इसको मालूम करेंगे इन द नेक्स्ट टेबल। ये अब जो नया टेबल बना रहा हूँ उसमें। अब इसके बाद आपने टेबल बनाने से पहले आपने एक लाइन लिखनी है। यहाँ पर ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ये मुझे लिखना याद नहीं रही। लेट xij वेयर xij इज नॉन नेगेटिव शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स शिफ्ट फ्रॉम ith सोर्स टू द jth डेस्टिनेशन। ठीक है, ith रो टू jth कॉलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये आपने लिखना है कि xij जो आपने निकालने हैं नॉन नेगेटिव एलोकेशंस जिन्हें बोलते हैं, तो ये लिख लेना आपने पहले। अच्छा जी, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में होता ये है कि जैसे मैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड का टॉपिक जो है लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। आपने इस तरह के टेबल दोबारा बना लेना है। ठीक है, ये इसकी 4 डेस्टिनेशन आ गई, ये इसके 3 सोर्सेज आ गए, नीचे डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई। इधर आपने रो पेनल्टीज़ का कॉलम बनाना है और नीचे इसके आपने बनाने हैं जी कॉलम ये रोज़ ये कॉलम पेनल्टीज़ के हिसाब से ये बनानी चीज़ें। ठीक है ना, तो इस तरह ही आपका टेबल बनेगा। अब ये रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ कितनी बनेगी ये आप साथ साथ 1 2 4 लाइनें लगा के रख लें, क्योंकि मुझे पता है तो इसलिए मैंने ये सारी लगा के रखनी है। अब ये रो पेनल्टीज़ कॉलम पेनल्टीज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका कैसे पता चलेगा आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना ओरिजिनल टेबल अपने सामने रखना है, उस ओरिजिनल टेबल में जाकर देखना है कि रो पेनल्टी रो वन की पेनल्टी आपने निकालनी है। तो आपने ये देखना है कि रो 1 में आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट किधर है, ये 1 है। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 2 है। हर जगह पे 2 है, लेकिन आपने बस पहले 2 नंबर देखने हैं, एक छोटा और एक उससे बड़ा। तो ये 1 2 ये 1 है, ये 2, इन दोनों को कर लेंगे आप माइनस। तो ये रो 1 की जो पहली पेनल्टी 2 - 1 आ जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक होगी बात ये। इसी तरह ही रो 2 की तरफ आप मूव करेंगे
रो 2 में आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है जी, ये सप्लाई को नहीं देखना, ये रो आप जो कॉस्ट है उनको देखना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4 और इससे बड़ा नंबर है 5, 5 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, नेक्स्ट बेटा जो तीसरी रो है उसमें आप गौर करें कि आपके पास जो सबसे छोटा नंबर है 6 है और फिर 6 दोबारा रिपीट हो गया। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपके पास पेनल्टी जो है यहाँ पर 0 बनेगी, यानी 6 माइनस 6। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 6 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह ही अब आप कॉलम वाइज पेनल्टी निकालते जाएँ। यहाँ पर इन तीनों में कॉलम 1 में जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 है, फिर आपके पास 7 है, 7 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह ही आप यहाँ पर इसको देखें कॉलम 2 को, तो कॉलम 2 में आपके पास यहाँ पर 2 है, ये 6 है, 2 माइनस 6 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ज़रा। फिर आपके पास कॉलम 3 में आएंगे, कॉलम 3 में आपके पास ये 2 है और यहाँ पर भी 6 है आपके पास, तो 6 माइनस 2 ये भी 4 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम 4 में आ जाए, कॉलम 4 में ये 4 है, ये 1 है, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3। अब आपने देखना है कि तमाम पेनल्टी में जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है वो आपके पास कहाँ पर है, वो आपके पास 5 है, इधर 5 है और यहाँ पर सारी छोटी हैं 1 है। दोनों में कंपैरिजन करना है, ये नहीं कि सिर्फ रो वाइज या कॉलम वाइज बड़ी देखनी है। रो में और कॉलम दोनों को मिला कर जो सबसे बड़ी पेनल्टी है वो 5 है, तो आपकी ये जो है पेनल्टी सबसे हाईएस्ट है, तो ये पेनल्टी निकलती है कॉलम 1 में। अब कॉलम 1 में जाकर आपने देखना है लीस्ट कॉस्ट मेथड में, जिस तरह देखते थे कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कहाँ पर है, तो कॉलम 1 में सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट है ये बनती है पोजीशन x11। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो x11 की आ जाएगी। तो x11 की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने पहली रो और पहले कॉलम में जाकर देखना है, जिस तरह लीस्ट कॉस्ट मेथड में देखते थे। पहली रो में सप्लाई मुझे 3 चाहिए, डिमांड 4 की है, तो 3 में 3 यहाँ से उठा लेता हूँ, ये 3 इधर लिख दूँगा और यहाँ बाकी डिमांड आपकी 1 रह जाएगी, जिस तरह लीस्ट कॉस्ट मेथड में कहते थे। ये आपकी पहली आइट्रेशन मुकम्मल हो गई। सेकंड आइट्रेशन में चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 0 बनाया है, रो वाइज सप्लाई मुकम्मल होगी, ये वाले सेल क्रॉस आउट हो जाएंगे। अब चूँकि ये आपके पास पहली रो क्रॉस आउट हो गई है मुकम्मल, तो जब सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो ये वाला ब्लैंक कर देंगे, नीचे आएंगे। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाएँ, सेकंड रो थर्ड रो को देखें। सेकंड रो में जाकर देखें कि आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो किधर है। सेकंड रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है 4 और इससे बड़ा नंबर है 5 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 1। फिर इसी तरह यहाँ पर तीसरी रो में आए तो सबसे स्मॉलेस्ट 6 है, फिर उससे बड़ा भी 6 है, 6 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कॉलम वाइज आ जाएँ, तो कॉलम वाइज में ये वाला सेल तो मुकम्मल हो चुका, इन दोनों सेल को देखेंगे O2 और O3 को। तो O2 और O3 में देखो ये 10 है, ये 7 है, 10 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 लिख दूँगा मैं, यहाँ पर मैं लिख दूँगा 10 माइनस 7, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, D2 सेकंड कॉलम में ये ऊपर वाली रो देखें कट चुकी है, इसको नहीं देखना वो आपने। 8 और 6, 8 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 2। थर्ड में आ जाएँ, थर्ड में आपके पास है 5 माइनस 6 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 1। और चौथे में है आपके पास 8 और 4 का डिफरेंस, यानी 8 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 4। अब आपने देखना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी पेनल्टी आई है वो यहाँ पर है चौथे कॉलम में, ये 4 है सबसे बड़ी, और उधर आपके पास 1 0 वो छोटी हैं। तो इसका मतलब ये है कि चौथे कॉलम में आपने जाकर देखना है इन दोनों सेल्स में, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट की तरह है चौथे सेल में, इन दोनों सेल्स में स्मॉलेस्ट कॉस्ट 4 है। इसका मतलब अब वैल्यू निकलेगी 24 की, x24। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड को इस्तेमाल करेंगे आगे। 24 सेकंड और फोर्थ कॉलम, इसमें मुझे सेकंड रो में टोटल सप्लाई 7 यूनिट की अवेलेबल है और डिमांड 4 की है, तो 4 छोटा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ये ख़त्म हो गया, 0 रह गया, इधर आपके पास कितने रह गए, 3 आपके पास आ गए। ठीक है, अब 0 बन गया आपका कॉलम वाइज, तो ये सेल क्रॉस आउट हो जाएगा। अब आपने थर्ड आइट्रेशन की तरफ जाना है, ये वाले सेल देखने हैं, पहले 3 सेल O2 के पहले 3 सेल में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 5 है और बड़ा नंबर 8 है। 8 माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसको भी छोड़ देंगे, ऊपर वो तो पहले छूट गया है। अच्छा, यहाँ देखें तीसरी रो में आपके पास पहले 3 सेल 6 बनेगा यहाँ पर भी, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 6 दिस इक्वल टू 0। ये रो पेनल्टी निकल आई। अब कॉलम पेनल्टी में P3 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपके पास इस मरतबा देखें ना, D4 में 0 हो गया, इसको तो आप यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे, छोड़ देंगे। इन पहले तीनों में देखना आपने, तो पहले तीनों में ये वाले नंबर सेम भाई नहीं वो नहीं आएंगे, ये दोनों रोज़ है ना, ये दोनों सेल बचे हैं, इन दोनों सेल में जाकर देखो, ये 10 है, ये 7 है, 10 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 3। और इन दोनों में
8 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर इन दोनों में आपके पास आएगा 6 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपके पास जो लार्जेस्ट पेनल्टी है वो ये 3 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 है, दोनों में टाई आ गई। तो आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी यहाँ पर ब्रेक कर लें। मैं यहाँ से चलें रो वाइज ले लेते हैं, इसको कंसीडर करें, कॉलम वाइज भी ले सकते हैं, सही है ना। ये बनती है आपके पास सेकंड रो। सेकंड रो में ये 3 सेल हैं आपके पास। इन 3 सेलों में जाके देखो, पहले 3 सेलों में सबसे स्मॉलेस्ट कोस की तरह, पहले 3 सेल में सबसे स्मॉलेस्ट कोस ये 5 है, ठीक है ना। तो इस मरतबा यानी कि ये वैल्यू निकलेगी 5 कहाँ पर था, 5 जनाब हमारे पास है जी ये सेकंड और थर्ड कॉलम X23। X23 में यहाँ पर मुझे 3 यूनिट की डिमांड सप्लाई गिवन है, यानी रह गई थी। ये 3 के 3 इधर उठा कर रख लिए, इधर 4 है तो 1 रह जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास रो बाई 0 बन गया, तो ये वाले दोनों सेल क्रॉस आउट हो जाएंगे, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब बची ये सिर्फ ये 3 सेल। अब इन 3 सेलों में पेनल्टी अब कैसे निकलेगी, जब ये एक सेल बच जाए। पेनल्टी के लिए तो डिफरेंस करना पड़ता है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये P4 आएगा, चौथी पेनल्टी। चौथी पेनल्टी में ये वाली रो भी कट चुकी है, ये भी ख़त्म हो गया, ये वाली रो भी 0 हो गई, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर आएंगे आप तीसरी रो में, 2 रोज़ कट चुकी हैं। इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है 6, फिर 6 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू गेन 0, सही है ना। अच्छा, आगे चलो। अब इधर ये बचता है एक नंबर कॉलम वाइज। जब कॉलम में एक नंबर बच जाए तो फिर आप इसकी पेनल्टी कैसे निकालते हो। 7 6 6 ये एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। चौथा आपके पास तीसरी रो में सिर्फ ये 3 सेल बच गए हैं ना, ठीक है ना। तो ये पेनल्टीज ऐसे ही आ जाएंगे 7 6 6। ये इसका 7 लिख देंगे, इसका 6 लिख दूंगा, इसका 6 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आपकी लार्जेस्ट पेनल्टी ये तो सारी 0 है, ये 6 है, ये आपके पास आ जाएगा दोबारा, सही है। अब इधर जाओ पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में सिर्फ एक ही सेल बचा है, तो उसकी पोजीशन O यानी थर्ड और फर्स्ट कॉलम X31 थर्ड और फर्स्ट कॉलम में एक, यहाँ पर डिमांड 1 यूनिट की है और सप्लाई मेरे पास 5 की अवेलेबल है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ये ख़त्म हो गया, इसके बाद रह गया 0, इधर 1 कम किया तो बाकी रह गया 4, ठीक होगी बात ये। अब आगे चलते हैं, ये आइट्रेशन भी मुकम्मल होगी। अगली आइट्रेशन, ये बचे 2 सेल आपके पास, पहला सेल छोड़ के आखिरी 2 सेल। आखिरी 2 सेल में मेरे पास बनता है 6 6, तो फिर अगेन यहाँ पर भी 0 आ गया आपके पास, ये फिर 0 6 माइनस 6 0 ही आ गया। अच्छा, अब आपके पास इधर आ जाएं, 5वीं जो पेनल्टी कॉलम वाइज है। तो मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ 2 सेल ही बचते हैं, तो यहाँ पर नंबर वही लिखा होगा, मतलब जो यहाँ लिखा है ये 6 और 6 है ना, तो यही डाउन कर लेंगे नीचे, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो दोनों में जिसको मर्जी आप वो रख लो। मैं चलें इसको जो ऑर्डर में तरतीब में पहले आ रहा है सेकंड कॉलम, इसको कंसीडर करता हूँ। इसमें जाकर देखेंगे इसकी वैल्यू लिखनी है। ये बनती है पोजीशन X32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो में टोटल ये मेरे पास जो डिमांड है 3 यूनिट की है, तो 3 में से 3 इधर आ गए, यहाँ रह गया 0, अब इधर 1 रह गया। अब वो खैर ख़त्म हो गया क्वेश्चन आखिरी। यहाँ पर जारी सी बात है, एक ही बचेगा ये, ठीक है। और ये आएगा X33 विच इज़ इक्वल टू, ये भी 1 ये भी 1, ये इसका मतलब आपने ठीक किया काम सारा, ये सेम आ गया, सही है। तो यहाँ पर अगर आपने लिखना हो P6 तो वो 6 ही आएगा, सही है। बाकी ये ख़त्म हो जाएंगे सारे, ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से अब आपका जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन यानी जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकली है वो क्या आएगी है। सो बाय वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, सो बाय WAM वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड वी हैव, आपके पास वैल्यू निकल आई हैं X11 की विच इज़ इक्वल टू 3, X23 which is equal to 3, X24 which is equal to 4, X31 which is equal to 1, X32 which is equal to 3, X33 which is equal to 1। अब आप ज़रा ये गिन लें कि आपके पास ये जो एलोकेशन निकले हैं नॉन नेगेटिव एलोकेशन, यानी जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल हैं इनकी ये कितनी इनकी तादाद है, 1 2 3 4 5 6। अब सुने ज़रा, आप लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस आर इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। m का मतलब नंबर ऑफ़ रोज़, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास थी 3
कॉलम आपके पास 4 थे -1 फार्मूले का, यानी ये देखें 3 रोज़ हैं, 1 2 3, और कॉलम आपके पास D1 D2 D3 D4। तो 4 कॉलम हैं, 3 रोज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ एलोकेशन की जो तादाद है वो आपके पास 6 के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो these non-negative allocations shows बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को शो करते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विद एसोसिएटेड कॉस्ट, और जो कॉस्ट निकलती है वो अब आपने देखनी है, वो एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी निकलेगी। आपने इनको x11 को x23 को इनकी एसोसिएटेड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर x11 की वैल्यू 3 है, तो आपके पास ये यहाँ पर था जी x11 की कॉस्ट थी 2। ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पर चले लिख लेते हैं इनको, कौन कौन से वैल्यू निकली है। यहाँ पर ये x11 की वैल्यू निकली है मेरे पास, x11 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 आ गया। आगे निकली है x23 की वैल्यू 3, x23 सेकंड और थर्ड कॉलम 23 की वैल्यू कितनी निकली है 3, यहाँ पर ये 3 आ गया आपके पास। अब उसके बाद आगे लिखना है आपने x24 कितना निकला है 4, x24 कितना भाई 4 आ गया। अच्छा, x31 की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर, ये 1 आ गई। x32 3 के बराबर है, x32 ये यहाँ पर 3 आ गया, और x33 ये भी हमारे पास आ गया 1 के बराबर। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 3 6 ज़ा 18 प्लस 6। इनको अब ऐड कर लें आप। ये टोटल कॉस्ट बेटा हमारे पास बनेगी यहाँ पर 68। ठीक है, ले बेटा नेक्स्ट अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ, यूवी मेथड जो है हमारा उसकी तरफ मूव करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले चंद की चीज़ें आप देख लें। बेसिक वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स इन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स, यानी ये जो आपने वेरिएबल्स मालूम किए हैं ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, चाहे ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से मालूम हो, चाहे आप ये मेथड लीस्ट स्क्वायर से मालूम करें या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से मालूम करें, जिस मर्जी मेथड से मालूम करें, इन वेरिएबल्स को आप कहते हैं बेसिक वेरिएबल्स। नॉन बेसिक वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो कि इनके अलावा वो बचते हैं उन्हें नॉन बेसिक वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इनके अलावा कौन कौन से वेरिएबल बचते हैं, ये x11 हो गया, यहाँ पर बचेगा हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल में पहला x12 पहली रो सेकंड कॉलम, फिर इसके बाद आएगा x13, फिर इसके बाद आएगा x14 पहली रो चौथा कॉलम में। ठीक है, उसके बाद आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल में ये x21 आएगा, फिर x22 आएगा, x23 हो गया, x24 भी हो गया, x31 x32 x33 x34। ये आपके पास जो वेरिएबल बचते हैं ये आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। और इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए, इनके नंबर होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 ये हैं और 6 ये हैं 12। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर आपका जो टेबल था ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो था वो 3/4 का था, 3 रोज थी 4 कॉलम थे, तो 3/4 से 12 टोटल वेरिएबल थे, तो 6 आपके पास आ गए बेसिक और 6 नॉन बेसिक आ गए। अच्छा, अब अगली चीज़ ऑक्यूपाइड सेल किसे कहते हैं। सेल कंटेनिंग बेसिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड ऑक्यूपाइड वेरिएबल्स। ऐसे सेल्स जिनमें ये जो आपको बेसिक वेरिएबल्स आ रहे हैं उन्हें ऑक्यूपाइड सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर बेसिक वेरिएबल में यानी यहाँ पर x11 की वैल्यू 3 निकली थी, तो आपका ये जो C11 है यानी ये पहला सेल जो है C11 ये जो पहला सेल है ये आपका बेसिक ऑक्यूपाइड सेल कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू निकली थी x23 की, तो आपका सेल 23 जो है इसे हम कहेंगे ये ऑक्यूपाइड सेल है। इसी तरह जहाँ जहाँ पर आपके बेसिक वेरिएबल की वैल्यू निकली है उन्हें ऑक्यूपाइड सेल बोलते हैं। आगे चलें, अनऑक्यूपाइड सेल्स, अनऑक्यूपाइड कह लें, वेकेंट कह लें, एम्प्टी सेल कह लें। सेल ऐसे सेल जो नॉन बेसिक वेरिएबल आते हैं या ऐसे सेल जो ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वेकेंट सेल या अनऑक्यूपाइड सेल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसमें ये जो सेल बाकी बचे हैं जहाँ पर ये जो पिंक कलर के मैंने लिखे हैं वैल्यूज़ आपके बेसिक वेरिएबल के, इनके अलावा यानी ये वाला 2, ये वाला सेल, ये पहली जो चौथे कॉलम, ये वाला सेल जो है, ये वाला ये तमाम सेल अनऑक्यूपाइड सेल हैं, यानी वेकेंट सेल कहेंगे। ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये वाला सेल भी अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये तमाम सेल आपके पास क्या कहलाते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल। लेकिन ये चीज़ें बेसिक मतलब इस्तेमाल होंगी अब यहाँ पर। अब अगली चीज़,
मोडी मेथड का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप है, इसमें हम कैसे मालूम करते हैं। मोडी मेथड कहता ये है कि स्टेप नंबर 1 में आपने ये करना है, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय एनी ऑफ द 3 मेथड। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, लीस्ट कॉस्ट मेथड से, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करें, जो कि हम यहाँ मालूम कर चुके हैं। अगला काम क्या करना है, आपने यहाँ पर बनाना है एक यूवी टेबल। मेक यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल्स। ये जो ऊपर मैं आपको बेसिक नॉन बेसिक का बार बार बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आगे यहाँ पर हमें ये निकालने हैं। पहले आप एक यूवी टेबल बनाएंगे बेसिक वेरिएबल के लिए, और उसमें जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे। अब यू आई और वी जे क्या है, वेयर यू एंड वी जे आर द सेट्स ऑफ नंबर्स फॉर रोज एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये यू आई रोज के लिए और वी जे जो है कॉलम के नंबर हैं। ये मैं अभी आपको आगे जाकर बताता हूँ। स्टेप नंबर 3, आगे आपने दोबारा फिर एक टेबल बनाना होगा। फाइंड आउट दी नेट एवेल्यूएशन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई जे प्लस वी जे फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल। अब एक दोबारा हम टेबल बनाएंगे यूवी टेबल, वो बनेगा नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए, और उसमें हम डेल्टा आई जे निकालेंगे। अब अगली बात सुने, इफ़ डेल्टा आई जे ग्रेटर देन 0, अगर डेल्टा आई जे हर जगह पर 0 ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम है और यूनिक सोल्यूशन है। अगर आपका डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन सोल्यूशन ऑप्टिमम है, लेकिन चूंकि इक्वालिटी भी 0 इक्वल टू 0 आने की वजह से इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। अगर डेल्टा आई जे लेस देन 0 आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, तो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। इस सूरत में सोल्यूशन आपका ऑप्टिमम नहीं होगा। अब फिर करेंगे क्या, इन दिस केस वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे टू इंप्रूव दी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अपने सोल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए, सोल्यूशन को इंप्रूव करने का मतलब है कि हमने अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको इंप्रूव करना है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, मिनिमाइज करके। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जो तीसरा है ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। हमारा काम इसी ऊपर वाले से हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो यूवी मेथड है वो कैसे करना है आपने। अब आपने यहाँ पर बनाना होगा यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल्स। पहले आप ये टेबल बनाओगे। ये जो सारी लाइनें हमने ऊपर पढ़ी हैं ये आपने पेपर में नहीं लिखनी, आपने ऑप्टिमल आगे आपने लिखना है। जब आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ तक लिखे है ना आपने, तो इतना लिखने के बाद आपने लिखना है कि एसोसिएटेड कॉस्ट आपकी बन गई थी ₹68। ठीक है ना, आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट वी फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय यूवी मेथड। ठीक है, फॉर दिस वी मेक यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल्स। अब यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल कैसे बनेगा, आपने यहाँ पर सबसे पहले, इससे भी पहले, मतलब ये यूवी टेबल बनाने से पहले एक लाइन आपने लिखनी है, एज हेयर नंबर ऑफ एज हेयर। ये चलें, इसके बाद ये लाइन लिखें आप, नेक्स्ट वी मेक, आगे आपने लिखना है कि नेक्स्ट वी मेक यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद आपने लिखनी है एज हेयर मैक्सिमम एलोकेशंस आर इन। आपके पास जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो किस रो या किस कॉलम में निकली है, अब आपने इसको देखना है ज़रा। तो ये यहाँ पर जो हमने ये देखा है पिंक कलर के जो नंबर मैंने लिखे थे, ये किसको देख के लिखे थे आपके, ये मैंने इन एलोकेशन ये जो निकली। आप देखें यहाँ पर ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तीसरी रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। मतलब यहाँ पर ये देखो, यहाँ नज़र भी आ रहा है आपके पास, ये तीसरी रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। सही है, तीसरी रो में एलोकेशन का मतलब है कि तीसरी रो में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा निकली है। ये तीसरी रो फर्स्ट कॉलम है, तीसरी रो सेकंड कॉलम का नंबर निकला है, तीसरी रो थर्ड कॉलम का निकला है नंबर। तो अब आपने यहाँ पर करना ये है कि तीसरी रो में निकला है ना, तो आप लिखोगे एज हेयर मैक्सिमम एलोकेशन आर इन R3, सो लेट U3 इक्वल टू 0। जैसे मैंने बताया कि U के नंबर जो है रोज़ के लिए और V जो है वो कॉलम के नंबरों को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर एलोकेशन एक जैसी होती, मिसाल के तौर पर मेरे पास तीसरी रो में और पहली रो में नंबर एक जैसे होते, एलोकेशन एक जैसी निकलती, तो फिर मेरी मर्ज़ी है चाहे मैं U1 को 0 ले लूँ या U3 को। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें एलोकेशन आपके पास जैसे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 3 नहीं है, ये पहले कॉलम में भी 2 हैं और D3 में भी 2 हैं, तो इन दोनों में टाई आ गई है ना, दोनों में एलोकेशन एक जैसी है। तो आप चाहे V1 को 0 रख लो या V3 को 0, लेकिन खैर फिर वक्त तो इस वक्त तीसरी रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, U3 को 0 लेंगे। अब इसके बाद आपने बनाना है यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल। अब यूवी टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल कैसे बनेगा, आपने यहाँ पर बनाना है, लिखना है बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स में आप क्या लिखोगे,
बेसिक वेरिएबल में जो आपके वेरिएबल निकले हैं ना, इनकी जो वैल्यूज़ आपके पास निकली है, यानी ये वाली x11 x23 इनको लिखें आप। x11 निकला है, आगे x23 निकला था, फिर उसके बाद x24 है, फिर उसके बाद हमारे पास x31 है, फिर x32 है और लास्टली x33 है। इनकी वैल्यू निकली है। आगे आपने लिखना है यहाँ पर u v इक्वेशन। और u v इक्वेशन के लिए जो यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा ui प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे। ठीक है, मतलब यहाँ पर x11 के लास्ट से जो पहला फार्मूला आपके पास बनेगा वो आएगा u1 प्लस v1 इक्वल टू c11। अब हमारे पास सिर्फ u3 की वैल्यू 0 है, अभी ना u1 की वैल्यू में मालूम है ना v1 की वैल्यू मालूम है। अभी इसको छोड़ दें, आगे चलें। ये आएगा u2 प्लस v3 इक्वल टू c23। ठीक है, पहले हम फार्मूला बना लेते हैं सारा। ये आएगा u2 प्लस v4 इक्वल टू c24। फिर आगे आएगा ये u3 प्लस v1 इक्वल टू c31। ये जो नंबर नीचे लिखे हैं इनके मुताबिक देखना है आपने। दूसरा नंबर जो है वो v के नीचे लिखना है और पहला नंबर u के नीचे। यह आएगा u3 प्लस v2 इक्वल टू c32 और आखिरी ये नंबर आएगा u3 प्लस v3 इक्वल टू c33। ये आपने फार्मूला लिख लिया। आगे अब आपने यहाँ लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर u3 की हमें वैल्यू गिवन है। u3 की वैल्यू हमने लेट की है 0 प्लस आगे v1 वैसे का वैसे c31 का मतलब है तीसरी रो फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट। ये हमने यहाँ पर लिखी हुई टेबल, ये ओरिजिनल टेबल अब आपके सामने रखें। तीसरी रो फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट है 7, सही है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 7, तो मेरे पास यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, v1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक होगी बात ये। अब आप v1 की वैल्यू को यहाँ पर पहली इक्वेशन में पुट कर दो तो u1 निकल आएगा। u1 प्लस v1 7 आ गया इक्वल टू c11। तो c11 कितना है, फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट है 2 रुपये, यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ से u1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -5 के बराबर। ठीक होगी बात ये। आगे चलें, आगे है u2 प्लस v3। अब u2 v3 की वैल्यू कोई नहीं निकली हमारे पास, अभी v1 की और u1 की वैल्यू निकल आई है। तो आप ऐसा करें, यहाँ पर नीचे वाली क्वेश्चन में भी तरह u3 हमारे पास गिवन है, यहाँ पर पुट कर लें। u3 0 आ गया प्लस v2। जहाँ पर पहले u3 आप ऐसे करते हैं वहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं, बाकी वैल्यू निकाल लेते हैं। v2 c32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट है हमारे पास 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट है 6। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर आ गई। ठीक होगी बात ये। अच्छा u3 यहाँ पर 0 है, आगे v3 है और c33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम की कॉस्ट है हमारे पास 6 रुपये। ये यहाँ 6 आ गया तो इसका मतलब v33 भी हमारे पास आ गया, v3 भी 6 आ गया। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर लें ऊपर, u2 प्लस v3 हमने निकाला 6 रुपये, c23 सेकंड रो थर्ड कॉलम में आप जाएं तो 5 है कॉस्ट। तो u2 की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। आगे चलें, u2 प्लस v4। तो v4 तो यहाँ पर हमने मालूम करना है और u2 ऊपर मालूम कर चुका हूँ, ये रहा -1। इसकी जगह लिखेंगे -1 -1 प्लस v4 इक्वल टू c24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम 4 पे कॉस्ट है इसकी। तो v4 मेरे पास आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, ये मैंने टेबल बनाया है UV टेबल फॉर बेसिक वेरिएबल। अब एक और टेबल बनाएंगे हम, UV टेबल फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ले जी, नेक्स्ट वी मेक UV टेबल फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल बाय इवैल्यूएटिंग नेट वैल्यूएशन डेल्टा i j इक्वल टू c i j माइनस ui प्लस v j। अब सबसे पहले मुझे नॉन बेसिक वेरिएबल का पता होना चाहिए। तो नॉन बेसिक वेरिएबल मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, ये वाले जो वेरिएबल थे, ठीक है, जो बेसिक वेरिएबल के अलावा थे, ये नॉन बेसिक वेरिएबल थे। ठीक है, तो इनका यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपके पास हैं x12, x13, x14, x21, x21 आ गया, x22, x34। ये मेरे पास नॉन बेसिक वेरिएबल आ गए। आगे मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा UV इक्वेशंस।
उसमें पहली बनेगी इक्वेशन आपकी डेल्टा ये 1 2 बनेगा, दिस इज इक्वल टू C12 माइनस U1 प्लस V2, ठीक है। आगे आपके पास आएगा डेल्टा 13 इक्वल टू C13 माइनस U1 प्लस V3। आगे आएगा डेल्टा 14 इक्वल टू C14 माइनस U1 प्लस V4। फिर आपके पास आएगा डेल्टा 21 इक्वल टू C21 माइनस U2 प्लस V1, ठीक होगी बात ये। आगे आपके पास आएगा डेल्टा 22 इक्वल टू C22 माइनस U2 प्लस V2। फिर लास्टली आएगा डेल्टा 34 इक्वल टू C34 माइनस U3 प्लस V4। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट यहाँ पर सोल्यूशन में डेल्टा 12 की कीमत कैसे निकलेगी, C12 का मतलब है अपने क्वेश्चन में जाएं और पहली रो दूसरे कॉलम की कॉस्ट 2 है वो यहाँ पर लिखेंगे। आगे आएगा U1 प्लस V2, तो U1 और V2 कहाँ से निकलेगा, ये देखें U1 की वैल्यू -5 निकाल चुके हैं, आगे है V2 और V2 की वैल्यू ये निकाली है 6 हमने, ठीक है, प्लस 6। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा जी, -5 प्लस 6 हो गया +1, 2 -1 आंसर आ गया 1 के बराबर। ये डेल्टा 12 आपके पास 1 के बराबर आ गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा आगे निकालेंगे डेल्टा 13 कैसे निकलेगा, C13 हमारे पास है जी पहली रो थर्ड कॉलम, तो पहली रो थर्ड कॉलम में आपके पास कॉस्ट कितनी है 2 रुपये माइनस, आगे U1 की वैल्यू -5 प्लस V3, तो V3 हमने निकाला था, ये रहा V3 हमारे पास है 6 के बराबर, ये भी V3 भी 6 है और V2 भी 6 है, तो इसका मतलब फिर इसका आंसर 1 आ गया आपके पास। आगे निकला डेल्टा 14 में चाहिए मुझे C14, और C14 कितना है यार, एक तो बार पेपर, C14 पहली रो चौथे कॉलम की कॉस्ट है 1 के बराबर। आगे U1 की वैल्यू -5 है प्लस V4, तो V4 मेरे पास था ये रहा 5 के बराबर, सही है, V4 है, सॉरी हाँ V4 है हमारे पास 5 के बराबर, -5 प्लस 5 0 हो गया, ये आंसर 1 आ गया। आगे आ गया डेल्टा 21, अब मैं कीमतें देख के खुद ही लिख रहा हूँ, आप ज़्यादा बात है तो टेबल सामने रख लीजिएगा। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट मेरे पास गिवन है जी 10 रुपये, मैं अब पेपर इधर उधर नहीं कर रहा। आगे U2 मेरे पास निकाला है मैंने -1 के बराबर, और V1 मैं निकाल चुका हूँ 7 के बराबर। -1 प्लस 7 हो गया 6, 10 - 6 कितना आ गया, 10 - 6 आ गया जी 4 के बराबर। आगे चाहिए डेल्टा 22 में चाहिए C22 की कॉस्ट मेरे पास है 8। U2 मेरे पास है जी -1 के बराबर, और आगे V2 चाहिए, और V2 ये रहा ऊपर भी हम निकाला था 6 के बराबर है। -1 प्लस 6 कितना आ गया 5, 8 - 5 कितना आ गया 3 के बराबर। आखिरी काम डेल्टा 34, ठीक है, डेल्टा 34 क्या आएगा, C34 आपके पास कितना है, तीसरी रो चौथा कॉलम में कॉस्ट है 8 माइनस U3 हमने 0 लिया था प्लस V4, और V4 मेरे पास 5 के बराबर था, ये आ गया 8 - 5 दिस इज इक्वल टू 3। अब आप देखें कि आपके पास क्या तमाम डेल्टा I J जितने इनके लिए तमाम 0 के 0 पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इनमें कोई नेगेटिव तो नहीं है, तो आप लिखेंगे, अब आप लिखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट चीज़, एज हेयर ऑल डेल्टा I J आर ग्रेटर दैन 0, कोई इनमें से 0 भी नहीं है, एग्जैक्ट 0 भी नहीं है, तमाम ग्रेटर दैन 0 है, तो तमाम ग्रेटर दैन 0 है, तो इसमें आपका ये वाला केस लगेगा। सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक सिंस एज हेयर ऑल डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक, और सोल्यूशन आपका ऑप्टिमम और यूनिक है, और सोल्यूशन होगा क्या, एंड रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज
और आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है? आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन वही है जो आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बना था, क्योंकि आपके तमाम डेल्टा आई आए हैं पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आता तो फिर आपका जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो थोड़ा चेंज हो जाना था। तो इस वक्त आपका जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वही ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया है। तो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन वही है जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था x1 इक्वल टू 3, x23 इज इक्वल टू 3, x24 इज इक्वल टू 4, x31 इज इक्वल टू 1, x32 इज इक्वल टू 3 और x33 इक्वल टू 1 with total transportation cost is वो वही रहेगी ₹68। ठीक है, तो ये जनाब आपके पास है जी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के ज़रिए और बाद में यूवी मेथड के ज़रिए आप किस तरह मालूम करते हैं अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन खैर काफ़ी लेंथी है ये। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास दोबारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मालूम करूँगा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को, लेकिन उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें डेल्टा आई जे नेगेटिव आ जाए, तो फिर उस सूरत में क्या करते हैं हम। तो आज की वीडियो अगर अच्छी रही, हेल्पफुल है तो लाजम लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।